गुड आफ्टरनून एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या ऑनलाइन में? गुड आफ्टरनून दामिनी, शिवम, नमस्ते। क्लियर है सब? चलिए ठीक है। अनुराग तो गया होगा। हाँ, वो अनुराग कोई कह रहा था कि सर मैं पढ़ चुका हूँ, पढ़ूँ क्या? जरूरत नहीं है, जब आप पढ़ चुके तो अब तो आपको अब सेल्फ स्टडी का टाइम है। आप भी पढ़ चुके हैं पिछले जमाने में, पिछले जन्म में। पिछले जन्म में तो बहुत सारे काम किए थे आपने पढ़ाई के अलावा भी। पढ़ तो जो कही हो क्या कोई बात नहीं। चलिए शुरुआत की जाए तो फिर तो क्या पढ़ेंगे भाई? साक्ष्य, ठीक है। तो बेरेक से पढ़ेंगे नहीं सर मैं बेरेट को मैं फेंक ही दूंगा एकदम। मुझे लगता है बेरेट दूसरा ले आया मैं ले ही आया बे। आप लोगों की इच्छा पूर्ति, आप लोगों की इच्छा पूर्ति हो गई हाँ? नहीं नहीं, बी एन एस वो क्या दोनों के कवर एक जैसे है ना? नहीं नहीं नहीं, इसमें है, चाहिए होगा तो इसमें लगा लेंगे। ठीक है, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम पढ़े थे हम। इंडियन एविडेंस एक्ट इज नाउ PSA, ठीक है। गुड आफ्टरनून। इससे पहले, मैं इस पे आने से पहले, ये तो मैंने आपको बता दिया कि क्या पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम थोड़ा सा और पीछे चलें, ठीक है। आपको पता होना चाहिए टाइप्स ऑफ लॉ, सारी चीज़ें। बहुत से लोगों को पता भी होगी आप में से, ठीक है। आपने तो शायद कल ही डेमो लिया था ना? हाँ, ठीक है। तो लॉ जानते हैं आप सब कुछ? फटाफट से आंसर करते चलना। लॉ जानते हैं, और आज बेरेक्ट को छेड़ेंगे ही नहीं, ठीक है। आज सिर्फ जनरल डिस्कशन, सिर्फ जनरल डिस्कस करेंगे। आज बातें करेंगे, लेकिन बातें एविडेंस के इतर ही होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लॉ। व्हाट इज लॉ एग्जैक्टली, बताइए। वेरी गुड। शशि रंजन जी, आप क्या समझते हैं लॉ से? हाँ, सामान्य चीज समझते हैं, ठीक है। आप बताइए दीक्षा, क्या है लॉ? एक नियम नहीं है, बहुत सारे नियम है, ठीक है। हाँ, स्नेहा, इतनी सीरियस क्यों रहती हो आप? थोड़ा चिल करो। हाँ, इतना ओवरलोड मत लिया करो। हाँ बताओ, लॉ से क्या समझते हो आप? जिसका शासन तो कानून उससे चलता है कॉन्स्टिट्यूशन से। लॉ इज द सेट ऑफ रूल्स विच इज मेड बाय एनी सोवरेन अथॉरिटी, ठीक है। लॉ क्या है? एक नियम है, एक नियमों का समूह है जो किसी प्राधिकारवान व्यक्ति के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। तो नाउ द क्वेश्चन इज हु इज दिस सोवरेन अथॉरिटी? ये प्राधिकारवान व्यक्ति कौन हो सकता है, ठीक है। क्योंकि मैं यहां से नियम बना दूं भाई, यहां नीचे से जो भी निकलेगा ना, वो 100 रुपए मुझे फोन पे करके जाएगा, तब निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। अब ये रूल मैंने बना दिया, तो ये रूल लॉ है क्या? नहीं है, बिकॉज आई एम नॉट द सोवरेन अथॉरिटी। मैं सोवरेन अथॉरिटी नहीं हूं। तो लॉ क्या है? एक सेट ऑफ रूल्स है जो किसी सोवरेन अथॉरिटी ने बनाया है। अब लॉ क्या आज ही से आया है? 2023 में ये कानून आया, इससे पहले लॉ नहीं था? इससे पहले भी था। कौन था इससे पहले? भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो जब कोई अधिनियम नहीं था तब कानून नहीं था क्या? तब भी कानून थे कि नहीं? चाणक्य, चाणक्य को जानते हैं?
कौटिल्य। हर राजा महाराजा जो होते थे उनका भी एक अपना लॉ होता था, उनके भी नियम कायदे कानून होते थे। ऐसा नहीं होता था कि संहिता होती थी, जैसे आप अर्थशास्त्र लिखिए। अब अर्थशास्त्र से बेसिकली आपको नाम से क्या समझ में आता है कि इकोनॉमिक्स लिखा होगा उसमें, लेकिन क्या था वो राजनीति के सारे नियम थे उसमें। ठीक है, चलो उससे और पीछे चले, राजा महाराजा भी नहीं है, तब कोई लॉ है क्या? पीछे ले जाके फिर आगे भी लाऊंगा, डोंट वरी। नहीं आप सोच सर कहां अतीत में ले जा रहे हो। अच्छा कोई नहीं है तब भी लॉ है क्या? बताओ, राजा महाराजा भी नहीं है, अब लॉ है। देन व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज राइट, ये जो डिसाइड करते हैं नियम, वही लॉ है, मुझे ऐसा लगता है। तो जब हमसे पहले क्या अंग्रेज बना के गए हमारे लिए लॉ? 1872 वाला अंग्रेजों का था, इसीलिए मिटा दिया कि हम हिंदुस्तानियों वाला लाएंगे, बाकी किया कुछ नहीं, इंडेक्स आगे पीछे कर दिया, ज्यादा बस की थी भी नहीं। क्यों नहीं थी? क्योंकि नो डाउट अंग्रेजों ने हमारे ऊपर शासन किया, गुलामी करवाई, लेकिन कुछ अच्छे काम भी किए। हम आज जो मॉडर्नाइज है ना, उनका जो क्रेडिट अंग्रेजों को ही जाता है। ठीक है, चाय जैसी चीज क्या होती है, कॉफी जैसी चीज क्या होती है, ट्रेन जैसी चीज क्या होती है, हेलीकॉप्टर जैसी चीज क्या होती है, ये हम जानते ही नहीं है अगर अंग्रेज नहीं आते तो। रोडें क्या होती हैं, गांव में बैलगाड़ी में कच्ची उस पर चल रहे होते हैं। ठीक है, तो डेवलपमेंट भी देखेगा, नो डाउट, उसको अपन जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, उन्होंने जो किया वो सरासर गलत था, लेकिन कुछ चीजें पॉजिटिव भी थी उनकी। तो उन्होंने कानून बनाए। अच्छा आपने देखा होगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अब हमने जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में लगाया, वो तो समझ में आता है क्यों लगाया, क्योंकि हम ये दिखाना चाहते हैं कि ये हमारे भारत का लॉ है। कैसा है? ये दिखाना चाह रहे हैं हम कॉलोनियल लॉ से हम हटके अब भारतीय लॉ पे आ रहे हैं, ये दिखाना चाह रहे हैं। लेकिन 1872 में जब अंग्रेजों ने ये कानून बनाया तो उनने भारतीय शब्द क्यों लगाया? भारतीय दंड संहिता, ये क्यों लगाया, सोचा कभी किसी ने? क्योंकि उस समय होता यह था कि अंग्रेज जब शासन कर रहे थे तो सिर्फ इंडिया पे तो कर नहीं रहे थे, विश्व के आधे से ज्यादा देश उनके गुलाम थे। ठीक है, तो एक जैसा सेट ऑफ रूल्स बनाया, तो ये इस देश के लिए तो इंडिया पे लागू होने वाला एविडेंस, और देशों पे भी, समझ गए ना? तो ये इंडिया पे लागू होने वाला एविडेंस था जो अंग्रेजों ने बनाया, इसलिए भारतीय वर्ड उसमें ऐड था। तो ये भारतीय शब्द का मतलब है। तो कहने का मतलब ये है कि लॉ की डेफिनेशन जो आपको मैंने बताई वो क्या है? हाँ, भारत के लोगों बनाया गया था, पब्लिक को बांध देते हैं वही कानून है। ठीक है, तो सबसे पहले जब कुछ नहीं था, ठीक है, कोई राजा महाराजा शासन नहीं था, तब भी लॉ था। तब किस कहते ना कि जब एक इंसान के साथ गलत होता है, ये एक बहुत ही दबा कुचला व्यक्ति है, इसके पास कोई कानून, कोई हथियार, कोई मैन पावर कुछ नहीं है, इसको 4 लोग आके पीट कर चले गए, आपने देखा होगा, क्या कहेगा? ये उठ के जाएगा, ऐसे झड़ाएगा अपने आप को, खड़ा हो जाएगा, कोई नहीं है उसको सपोर्ट करने वाला। पता है बाहुबली है, पुलिस वाले जाएंगे तो भगा देंगे और मारेंगे दोबारा, क्या बोलेगा ये? भगवान देख लेगा तुझे। तो सबसे बड़ी सोवरेन अथॉरिटी, फिर हम उसको जो भी नाम दें, ईश्वर, अल्लाह, ठीक है, तो एक सुप्रीमेसी ऑफ पावर है, उसके भी अपने कानून है, उसके भी एक नियम है जो कि इन सब के ऊपर लॉ चलता है। ठीक है, उसके बाद फिर राजा महाराजाओं का लॉ आया, ठीक है, फिर अंग्रेजों का आया जो हम पालन कर रहे हैं। अब हम आते हैं प्रेजेंट सिनेरियो में। अब मैंने क्या बताया कि लॉ इज द सेट ऑफ रूल्स, एक नियमों का समूह है जो कि किसी संप्रभु शक्ति द्वारा बनाया जाता है ना, विच इज मेड बाय एनी सोवरेन अथॉरिटी। तो अब सोवरेन अथॉरिटी कौन है ये बताओ मुझे आप लोग। अब सोवरेन अथॉरिटी कौन है? कौन बताएगा? ये कुछ नहीं क्या, क्योंकि वो भारा, ये कुछ नहीं बोलेगा सर से, क्या कह रहे हो शिवम? समझ नहीं पा रहा हूं मैं, एक्सप्लेन करो। हाँ ठीक है, तो क्या समझ में आया? अब कौन है सोवरेन अथॉरिटी? संसद। ठीक है, संसद में कौन कौन शामिल है? क्या? राज्य विधानमंडल बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल, संसद। ठीक है, संसद। अब सोवरेन अथॉरिटी कौन है? संसद, जो कि कानून बनाती है हमारे लिए। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि
प्रधानमंत्री सोवरेन अथॉरिटी है ना, या राष्ट्रपति सोवरेन अथॉरिटी है। संसद किन से मिलकर बनती है? ठीक है। लोकसभा में रिप्रेजेंट कौन करता है? लोकसभा, लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं ना, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, वो कौन है एक्चुअली, पता है आपको? दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आर्स, हमारे प्रतिनिधि हैं वो। क्योंकि संविधान ने जो सर्वोच्च बताया वो क्या बताया? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। हम भारत के लोग को क्या बताया? सर्वोच्च बताया। ठीक है, तो हम भारत के लोग सर्वोच्च हैं, तो कहने का मतलब यह है कि भाई हमको ही कानून बनाना चाहिए। ठीक है, टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, इट इज द, क्या ये बनेगा नहीं। हाँ, क्योंकि ये संभव नहीं है कि 150 करोड़ भारतीय एक मत हो पाए, ठीक है, और एक जगह बैठ पाए, ये भी संभव नहीं है। तो उन्होंने क्या किया कि भाई हमारी तरफ से एक व्यक्ति जाएगा, 10 लाख की आबादी ऑलमोस्ट ऐसा रहता है, उसके वहां पे एक लोकसभा सीट होती है, तो इतने लोगों को एक व्यक्ति रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये संभव है। इतने लोग पूरे देश से जाएंगे तो वो उनकी बात, कहने का मतलब ये है कि ये टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल जो कॉन्सेप्ट है ना, हाँ, हम्म, हाँ, 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 ठीक है। हाँ, सिस्टमेटिक वे से, इसलिए हमें इन कानूनों की जरूरत पड़ी। ठीक है, तो अब कानून बनाने वाली अथॉरिटी कौन है? तो नाउ व्हाट इज लॉ? अब बताओ क्या है कानून? आपका नाम क्या है? गजाला, बताओ नाम, अब बताओ लॉ क्या है? बताओ क्या है लॉ? अभी भी नहीं बता पा रहे? नियमों का समूह। ठीक है, अब इसमें और डिटेल चलते हैं, अब थोड़ा सा और डिटेल चलते हैं। ठीक है, अब लॉ आपको समझ में आ गया, मैं आपको टाइप्स ऑफ लॉ भी बताऊंगा, लेकिन पहले लॉ पे ही रहते हैं। अब देखो, ये लॉ तो ठीक है, ये लॉ जो है गवर्न किसको करता है? ये व्यक्तियों के इंटरनल बिहेवियर को गवर्न करता है या एक्सटर्नल बिहेवियर को? कोई बता पाएगा? वेरी गुड। इंटरनल को कर सकता है क्या? आप अपने मन में राजा हो, आप अपने मन में चोर हो, ये आपके अलावा कोई नहीं जानता, जब तक कि उसे दर्शाने के लिए कोई बाहरी कृत्य नहीं करते। तो कानून आपके बाहरी, आपका जो व्यवहार है, एक्सटर्नल जो बिहेवियर है, उसे गवर्न करता है लॉ। ठीक है, उसे रेगुलेट करता है। वेरी गुड, क्लियर है यहां तक? चलो, अब लॉ के बारे में तो कोई संदेह नहीं है। अब जब भी हम लॉ पढ़ते हैं तो हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि व्हाट आर दी बेसिक टाइप्स ऑफ लॉ। ठीक है, वेरी गुड। तो फर्स्ट वन इज सब्सटेंटिव लॉ, सबको पता था मुझे ऐसा लग रहा है। फिर आता है आपका प्रोसीजरल लॉ। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं हिंदी में? मूल या मौलिक विधि भी बोला जाता है। क्लियर? इसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में? प्रक्रियात्मक विधि भी इसको बोला जाता है। ठीक है, चलिए, अब आप सबने बोला तो अब मुझे बताइए एक लाइन में क्या है मूल विधि? गुलाब साहब, सहमत है सब? एप्लीकेशन है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा वर्ड यूज किया आपने कि ये एक थ्योरी है, ये कॉन्सेप्ट है। तो फंडामेंटल नहीं, राइट्स। फंडामेंटल तो एक कन्फाइंड वर्ड हो गया ना। कोई भी ऐसी विधियां चाहो तो आप लिख भी सकते हो, है ना, कोई वैसे आपको बेसिक चीजें सबको पता है, कोई भी ऐसी विधियां जो आपको अधिकार या दायित्व देती है, ठीक है, या तो आपको अधिकार देती है या आप
के ऊपर लाइबिलिटी इंपोज करती है तो उसे हम बोलते हैं सब्सटेंटिव लॉ। किससे बना है? सब्सटेंस, सब्सटेंस से बना है। सब्सटेंस मतलब जिसमें कुछ सार हो, कुछ तत्व की बात हो, ठीक है। अब हमारे पास एक लीगल मैगजिम आती है आप लोगों ने अभी वो पढ़ा है तो सबको पता होगी। हाँ, उबिजस इबी रिमेडियम, इसका मतलब जहां अधिकार है वहां उपचार है। अब आपने हमको अधिकार दे दिया, ठीक है। अब उन अधिकारों को, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये प्रॉपर्टी आपके नाम कर दी, जाओ यू आर द ओनर ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, मैं आपको कब्जा नहीं दे रहा, क्या करूं उस डॉक्यूमेंट का मैं, है ना। तो बस वही बात है कि ये मैगजिम ये कहती है कि जहां जहां आपको कोई अधिकार मिलेगा वहां वहां उसको उपचार मिलेगा, ये तय है, नहीं तो उस अधिकार का कोई वजूद नहीं है, कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है। तो अब अधिकार तो आपने हमको दे दिए, कैसे दिए? भाई सब्सटेंटिव लॉ, ठीक है, मूल विधि से आपने हमको अधिकार दे दिए। अब अधिकार के लिए एग्जाम्पल बताएंगे। ये अधिकार आपको सिविल में भी मिलता है और ये अधिकार आपको क्रिमिनल में भी मिलता है। पुराना वाला चला जाएगा क्या इससे? यही ठीक है, ठीक है। तो सब्सटेंटिव लॉ में अब ये अधिकार आपको सिविल में भी मिलता है और क्रिमिनल लॉ में भी मिलता है। सिविल में यही लिख देता हूं एग्जाम्पल के तौर पे, आगे लिखूं क्या? चलो यही लिख, आईसीए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, टीपीए, और इसके अलावा हिंदू लॉ, मोमडम लॉ, पार्टनरशिप लॉ, ढेर सारे हमारे पास सब्सटेंटिव लॉ हैं, ठीक है। तो ये हमको क्या देते हैं? अधिकार या दायित्व। फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल ए है, बी है, ठीक है, इन दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है। ए और बी ने क्या किया? आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई ए कहता है कि मैं तुमको जो है एक पर्टिकुलर दिनांक पे 10 टन कोई भी एक आइटम दूंगा, कुछ भी, है ना, कोई भी होता ना, एग्जांपल आपने देखा होगा, जैसे रुई की गांठें मान लो, ठीक है, गठाने आती है उसकी, मैं आपको दूंगा एक पर्टिकुलर डे पे, ठीक है, क्योंकि मुझे वो रॉ मटेरियल चाहिए, मैं उससे अपना जो प्रोडक्शन करूंगा, ठीक है, सर्दी आ रही है, स्वेटर जैकेट बनाऊंगा। तो अब ये उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे ये माल इसको सप्लाई करने में फेल हो जाता है, ठीक है। तो क्या हुआ यहां पर? क्या हुआ? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर हुआ तो क्या हुआ? अब क्लेम करेगा ये व्यक्ति इसके अगेंस्ट में, काई के लिए? फॉर द डैमेजेस, क्षतिपूर्ति करो, क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था, आपको पालन करना था, आपने नहीं किया, अब आपको इंडेमनीफाई करना पड़ेगा, मुझे क्षतिपूर्ति करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब इसको क्षतिपूर्ति करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? करनी पड़ेगी ना। तो ये क्षतिपूर्ति लेने का अधिकारी है, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने इसको क्या दे दिया? अधिकार, है ना, सॉरी, इसको इसको, है ना। और ये देने का दायित्वाधीन है, तो इसको क्या दे दिया? दायित्व, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सब्सटेंटिव लॉ, सिविल में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब क्रिमिनल में बात करें तो क्रिमिनल में हमारे पास यहां होता है, मैं यहां लिख देता हूं, बीएनएस पढ़ते हैं आप, ठीक है। इसके बाद और क्या हो सकता है? क्रिमिनल छोटे से कई सारे हो सकते हैं, पॉक्सो वॉक्सो कई सारे हो सकते हैं, लेकिन मेजर में तो हमारे पास एक ही है, बीएनएस, ठीक है। बाकी पॉक्सो वगैरह सारे आ जाएंगे क्रिमिनल लॉ, जो आपको अधिकार और दायित्व देते हैं। कैसे हैं सर अधिकार और दायित्व? ए नाम का एक व्यक्ति है, ठीक है, बी नाम का व्यक्ति उसका दुश्मन है, ठीक है। ए ने मौका देखा, जाके गोली मार दी, ठीक है, क्या हो गई? डेथ, डेथ कॉज हो गई, बी की मृत्यु हो गई, ठीक है। अब बी की मृत्यु हो गई तो हमारे पास एक कानून है जिसका नाम है भारतीय न्याय संहिता, पहले हमारे पास आईपीसी था, तो आईपीसी का 302 कहता था और बीएनएस का 103, बीएनएस का 103 कहता है क्या?
कि जो भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की हत्या कारित करेगा, डेथ कॉज करेगा, उसे या तो कैपिटल पनिशमेंट भुगतनी पड़ेगी, मतलब मृत्यु दंड, या फिर उसको लाइफ इंप्रिजनमेंट भुगतनी पड़ेगी। ठीक है, ये दो में से एक सजा मिलेगी, तीसरी नहीं मिल सकती, ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, अब इसको आप दूसरी तरीके से भी जस्टिफाई कर सकते हो। मॉब लिंचिंग, क्या लिख रही हो सीमा? मॉब लिंचिंग लिखना चाह रही हो? अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है ठीक है, मॉब लिंचिंग लिख रही है, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करना है, इसको हम सजा दिलवाना चाहते हैं। ठीक है, इसके ऊपर क्या आ गया, ए के ऊपर अधिकार या दायित्व? दायित्व आ गया ना, और सामने वाले व्यक्ति का अधिकार है, किसका? बी के जो भी एलआरस वगैरह होंगे, जो भी नियर डियर होंगे, उनका ये अधिकार है कि इसको सजा दिलवाएं। तो क्रिमिनल लॉ में भी इसने क्या दे दिया, अधिकार और दायित्व दोनों दे दिए। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है, कैसा लॉ है ये? सब्सटेंटिव लॉ है। ठीक है, अब इसी को लेके चलते हैं, चलो इसी एग्जांपल को आगे बढ़ाते हैं। अब आपने कह तो दिया कि बी को सजा देनी है, कौन सी सजा देनी है भाई? एलआई देना है या कैपिटल पनिशमेंट देना है? कैसे देना है? क्योंकि बीएनएस का सेक्शन 103 ऐसी बात कहता है, इसलिए हमें देना पड़ेगा, क्योंकि हम लॉ से शासित होते हैं, मनमानी तो नहीं कर सकते। ठीक है सर, ये बताएं कि अगर किसी को डेथ पेनल्टी मिल गई और उस पर जुर्माना भी लगाया है, अगर सर वो जुर्माना ना दे तो क्या होगा? क्योंकि डेथ पेनल्टी तो मिल ही गई है। सही है, टिल तो रहना ही है ना, टिल डेथ तो रहना ही है। क्या पनिशमेंट नहीं दिया गया है? किस चीज का, मैं समझ? हाँ हाँ, हर चीज का पनिशमेंट दिया गया है। हाँ, थोड़ा जोर लाउड बोली थोड़ा सा। हाँ, तो जुर्माना उधगड़ करने का तरीका है ना हमारे पास, 421 सीआरपीसी, 421 सीआरपीसी है ना, और भी तरीके हैं हमारे पास। संपत्ति, देखो आप जब भी आपको आपके ऊपर कोई लाइबिलिटी जब आती है ना, और लाइबिलिटी फुलफिल नहीं करते, ठीक है, तो आपकी प्रॉपर्टी को ही सेकेंडरी, और क्या करोगे भाई, जेल में तो ऑलरेडी है। ठीक है, अब सेक्शन 60 ऑफ सीपीसी पढ़ते हो आप, ठीक है, कैसे? हाँ, सेक्शन 60 ऑफ सीपीसी पढ़ते हो ना, सेक्शन 60। तो फिर वहां पर क्या है, अब कोई व्यक्ति लोन लेके बैठा है जैसा, अब उसमें आप ये देखो कि कितनी ज्यादा छूट है। मतलब मैं कह रहा हूं कि अगर किसी बंदे ने सेक्शन 60 ढंग से पढ़ लिया ना, क्योंकि अगर ढंग से उसने पढ़ लिया ना क्या, सेक्शन 60, तो 2-4 लोन तो ले ही लेगा वो। हाँ, बताओ क्यों ऐसा, समझ गए होगे आप क्या कह रहे हैं? मैं पढ़ा तो था पर मैंने नहीं लिया। मैं लॉ वाला नहीं लेगा, लॉ वाला नहीं लेगा, लॉ वाला कभी नहीं लेगा। जो लॉ फील्ड से नहीं है और उसने सेक्शन 60 पढ़ लिया वो ले लेगा। कहेगा ठीक है ना, सोने पीने के खाने पीने के बर्तन छोड़े जा रहे हैं, सोने के लिए बिछौने छोड़े जा रहे हैं, ठीक है, और है ना, और क्या बोलते हैं उसको, बीज वीज जो होती है, खेती कृषि उपकरण, यांत्रिक ट्रैक्टर ले जाओ, देली देसी वो तो छोड़ ही देंगे, यांत्रिक उपकरण वो हो जाते हैं उसमें। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें छोड़ रहे हैं, उसमें जीवन कट जाएगा मेरा, बाकी ले जाओ आप, समझ रहे हो? तो सेक्शन 60 पढ़ लेगा तो ठीक है। हाँ ठीक है, प्रॉपर्टी से वसूल करना पड़ेगा, क्योंकि तो वो ले जाएगा। तो सोने चांदी के खाने पीने के हैं, अब आप सोने चांदी के में खाते हो तो कहेंगे एक काम करो, ये स्टील की थाली पकड़ो, ये हमको दो, इसमें खाते रहना, खाना ही तो है। मेन जीवन यापन, मतलब उसको लाइफ क्यों, ये भी क्यों छोड़ रहे हैं बताओ, रिलेट करो कॉन्स्टिट्यूशन से। आर्टिकल 21 फंडामेंटल राइट है जीवन का, है ना, गरिमामय जीवन का, ऐसा भी नहीं पशुवत जीवन नहीं, गरिमामय। ठीक है, क्योंकि वहां पे एक वर्ड यूज है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, लेकिन मेनका गांधी ने उसको और मॉडिफाई कर दिया, नॉट ओनली प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ बट द प्रोसीजर मस्ट बी ड्यू प्रोसीजर, है ना, सम्यक प्रक्रिया होनी चाहिए। ठीक है, ये मेनका गांधी वाले केस में कहा गया था। वापस आ जाए। चलो, ये कहां चला गया? हाँ, तो अभी थोड़ा सा क्वेश्चन को थोड़ा सा होल्ड करो प्लीज, क्योंकि वो एक सिस्टम से ना फिर एक वो हट जाते हैं अपन, है ना, उसके बाद आपके क्वेश्चन भी पूछूंगा नो डाउट। ठीक है, चलो ये समझ में आया क्या हुआ। अब हम एग्जांपल लेते हैं अपना।
कि ए ने बी की डेथ कॉज कर दी थी, ठीक है, 103 में हमने देख लिया था कि भाई जो है मृत्युदंड देंगे या कैपिटल पनिशमेंट देना है, लेकिन देंगे कैसे, क्वेश्चन ये है कैसे देंगे, है ना। पुराना अगर क्या कह रहे हैं ये, हाँ बिल्कुल, जुर्माने की वसूली में संपत्ति को डेथ भी उन्मुक्त नहीं करते, हाँ सही बात है, प्रॉपर्टी तो वसूल, आपकी प्रॉपर्टी से वसूला ही जाएगा, वो नहीं छोड़ा जाएगा, ठीक है। तो अब बात ये आती है कि अब इसने डेथ कॉज कर दी तो अब इसमें हम क्या करेंगे, प्रोसीजर हमको फॉलो करनी पड़ेगी, है ना। ऐसा नहीं कर सकते कि हम राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सामने, राजा महाराजाओं का जमाना होता तो क्या होते, खड़े कर देते कि महाराज इसने एक वध कारित किया है, ठीक है, ऐसे ही होता है ना, बताइए। तो महाराज कहेंगे, प्रधानमंत्री उनके भी होते थे ना, मंत्रीगण होते थे, देखिए जरा क्या दंड है इसके लिए, महाराज मृत्यु दंड, ठीक है, सुबह 6 बजे मृत्यु दंड दे दो, खत्म कहानी लेकिन अब नो अपील, नो वकील और नो दलील, ठीक है। तो अब क्या है, लेकिन अब ऐसा नहीं कर सकते, नाउ वी आर डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है, अब तो ऐसा हम कर नहीं सकते, हमको एक प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती है। हम क्योंकि अगर हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं तो हर डेमोक्रेटिक कंट्री कुछ सिद्धांतों, कुछ नियमों, कुछ कायदे कानूनों के तहत काम करती है, और वो सिद्धांत, वो नियम, वो कायदे, वो कानून जहां लिखे रहते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, संविधान। तो पर्टिकुलर इस पॉइंट के लिए बात करें पर्टिकुलर इस पॉइंट के लिए अगर बात करें तो संविधान का अभी हम जिस पे बात कर रहे थे, आर्टिकल 21 क्या कहता है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से अन्यथा वंचित नहीं किया जाए, मतलब वंचित कर तो सकते हो लेकिन एक प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ फॉलो करनी पड़ेगी, जो कि मेनका गांधी से रीड विथ करेंगे तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करनी पड़े, प्रोसेस कोई सी भी नहीं हो सकती, से मिला, वेरी गुड, ठीक है। तो अब यहां पर बात आएगी सॉरी, तो इसीलिए हमको क्या जरूरत है, हमको एक प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा। क्या प्रक्रिया की पालन करना है, सबसे पहले डेथ कॉज हो गई तो सबसे पहला काम क्या होगा, बताते चलो फटाफट से, क्या होगा, FIR, हाँ रोल एक्ट, वेरी गुड। FIR होने के बाद क्या होगा, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा, उसके बाद क्या होगा, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, बस 3 ही चीज बताते, आगे बताओ। क्या करेगा मजिस्ट्रेट, बताओ, इंक्वायरी, यस, वेरी गुड, इंक्वायरी, इसके बाद क्या होगा, कॉग्निजेंस, उसके बाद क्या होगा, चार्ज फ्रेम हो जाएगा, उसके बाद ट्रायल, इसके बाद से ट्रायल स्टार्ट हो गया ना, यहां से ट्रायल स्टार्ट हो जाता है, पुलिस रिपोर्ट फाइल होने के बाद, ठीक है, चार्जशीट फाइल होने के बाद और चार्ज फ्रेमिंग की स्टेज तक इंक्वायरी, और उसके बाद आपका ट्रायल स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया, इसके बाद आपका चार्ज, चार्ज के बाद क्या होगा, हाँ पुलिस रिपोर्ट के बाद, हाँ ठीक है, कॉग्निजेंस के बाद इंक्वायरी करता है, इंक्वायरी के बाद फिर उस पर चार्ज फ्रेम, ठीक है। अब ये क्या होगा, इसके बाद एविडेंसेस लिए जाएंगे दोनों के, पहले प्रोसिक्यूशन फिर अपोजिट पार्टी के, उसके बाद क्या होगा, फाइनल आर्ग्यूमेंट होगा, फाइनली जो कहना कह दो, उसके बाद फिर हम क्या कर देंगे, या तो एक्विट या कन्विक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये पूरी बात क्या है, हर बात को लिखने का एक, हर जो बात लिखी है इसके लिए पूरा एक सिस्टम और सीआरपीसी इसी के इर्द गिर्द है, सब कुछ पूरी सीआरपीसी इसी के इर्द गिर्द है ना। तो ये पूरी प्रोसेस है, ये हमको पालन करना पड़ेगा, छोटा सा काम करना है, क्या, सजा देनी है उसको, या तो कैपिटल पनिशमेंट या आजीवन कारावास, उसके लिए ये पूरी एबीसीडी पढ़नी पड़ेगी, और ये एबीसीडी अभी खत्म नहीं हुई है, ये एबीसीडी अभी खत्म नहीं हुई है, पता है ना, इसके बाद में भी है, इसके बाद में भी क्या है, अपील है, रेफरेंस है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो ये प्रोसीजर भी है, तो ये सारी प्रोसेस हमको फॉलो करनी है, ठीक है, इसीलिए हमको जरूरत पड़ी प्रोसीजरल लॉ की। तो प्रोसीजरल लॉ हमारे पास कौन से हैं, तो ये भी सिविल में भी होते हैं और ये
क्रिमिनल में भी होते हैं ना, तो सिविल में क्या हो गया, सीपीसी इज द मदर ऑफ ऑल सिविल लॉज। सुनिए आपने ये लाइन। और इसकी बात करें, हाँ बिल्कुल एसआरए भी है, वेरी गुड, लिमिटेशन भी है, वेरी गुड, और क्रिमिनल में बात करें तो अब हमारे पास बीएनएस है, ठीक है। तो बीएनएस की प्रोसीजर हमको फॉलो करनी है, तो हम देखेंगे प्रोसीजर बीएनएसएस में दी हुई है या किसी भी क्रिमिनल लॉ की फॉलो करनी है। अगर स्पेसिफिक प्रोसीजर उसमें नहीं है उस पर्टिकुलर एक्ट में, देन हम फॉलो करेंगे बीएनएसएस को, ठीक है। अब हमको देखना है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ था पहले वाले एग्जांपल में, तो उसके लिए हमको केस फाइल करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, उसमें भी सारी प्रोसेस ही फॉलो होगी, तो हम प्रोसेस कहां देखेंगे, सीपीसी में। अब आता है हमारा मेन हीरो जिसको हमें पढ़ना है, ठीक है। ये आपका दोनों पर लागू होता है, ठीक है। ये इक्वली एप्लीकेबल होता है दोनों कानूनों पर, सिविल मामलों में भी और क्रिमिनल मामलों में भी, ठीक है। यहां तक कोई डाउट किसी को नहीं है? डाउट ऑनलाइन में किसी को डाउट, यहां तक किसी को डाउट है ऑनलाइन में? चलो अब हम आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि मैंने एविडेंस एक्ट को या बीएसए को मैंने लिखा, कहां लिखा, कहां लिखा मैंने, प्रोसीजरल लॉ में। तो मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, बीएसए क्या है, प्रोसीजरल लॉ या सब्सटेंटिव लॉ? सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आंसर। अब क्वेश्चन घुमा के, क्या पूरा साक्ष्य अधिनियम प्रोसीजरल है या उसका कोई भाग सब्सटेंटिव की भी बात करता है? कौन सा है वो? विबंध वाला। कहां पे था वो? ये थे 3 सेक्शन। अब कहां आ गए, ठीक है। ये क्या है, ये सब्सटेंस की बात करता है, ठीक है। सामान्यता क्या है, क्लियर, हटा दूं? हाँ सर, पुलिस एफआईआर लिखना क्यों नहीं चाहती जल्दी, और फिर लिखने में पैसे भी लगता है क्या? इसलिए नहीं लिखना चाहती पुलिस एफआईआर इसलिए नहीं लिखना चाहती कि कोई भी व्यक्ति काम नहीं करना चाहता, ठीक है। हमारे सिस्टम में हर व्यक्ति, हर तो नहीं कह सकते, हर व्यक्ति तो ठीक नहीं होगा, कुछ ईमानदार भी ऐसा नहीं है, लेकिन मोस्टली काम चोर है। खासकर एक बार गवर्नमेंट जॉब मिल गई, पता है कि 1 तारीख को सैलरी आएगी, और नौकरी इतनी आसानी से कोई ले जा नहीं सकता, इतनी आसानी से। बहुत मतलब प्राइवेट गवर्नमेंट जॉब में जितना आना कठिन है ना, उतना ही जाना भी कठिन है, इतनी आसानी से नहीं होता है। प्राइवेट जॉब में तो आपका काम पसंद, यू आर फायर आउट, कल से मत आना, खत्म। लेकिन गवर्नमेंट जॉब में ऐसा नहीं होता, ठीक है। हाँ, तो एफआईआर इसलिए नहीं लिखती पुलिस, क्योंकि अगर एफआईआर लिखेगी तो उसके लिए एबीसीडी उसी दिन से शुरू हो जाएगी। इन्वेस्टिगेशन करेगी, भागेगी घटनास्थल पे, ठीक है, गवाहों का पता लगाएगी कौन कौन है, गवाहों को बुलाएगी, नहीं आएगी तो फिर उनको एक नोटिस जाएगा कि भाई आइए। मतलब कौन माथापच्ची करे अपना, इतने केस ऑलरेडी चल रहे हैं ना, एक आईओ के पास ऑलरेडी केस पे काम कर रहा है, एक और बढ़ जाएगा। स्टाफ तो उतना ही है ना, स्टाफ तो उतने, तो लोड नहीं लेना चाहते अपने ऊपर, क्योंकि देखो अगर एक बार एफआईआर लिख गई, तुलनात्मक अध्ययन ये डिपेंड करता है शिवम, अगर दोनों सिलेबस में हुए तो। शिवम का क्वेश्चन है कि सर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है क्या कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का तुलनात्मक अध्ययन करें? तो इसकी संभावनाएं बहुत कम है। हाँ, एक कंडीशन में है, अगर उन्होंने सिलेबस में यूपी एचजीएस की तरह अगर ये रखा कि दोनों लॉज आएंगे, तब 1% संभावना बनती है, वैसे संभावना बहुत कम है, ठीक है। तो एफआईआर क्लियर हो गया। एफआईआर इसलिए नहीं लिखती क्योंकि अपना काम नहीं बढ़ाना चाहती। एफआईआर अगर लिखेगी तो उसे पूरा काम करना पड़ेगा। एक बार एफआईआर लिख गई तो उस एफआईआर का अंत कैसे होगा? कोर्ट के थ्रू। मामला कोर्ट में ही जाएगा, चाहे तो चार्जशीट फाइल करो या क्लोजर रिपोर्ट फाइल करो, डिसाइड तो कोर्ट ही करेगा, ठीक है। तो उसका काम बढ़ेगा, इसलिए एफआईआर नहीं लिखती, ठीक है। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़े। अब हमारा जो एक्ट है वो है ये
ठीक है, तो साक्ष्य अधिनियम पे जाने से पहले सिर्फ साक्ष्य की बात करते हैं क्या। ठीक है, साक्ष्य है क्या और इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ती है, कोई बताएगा क्यों जरूरत है इसकी। देखो, मामले में कोई भी मजिस्ट्रेट क्या करता है, संज्ञान लेता है। ठीक है, क्रिमिनल में बात करो तो संज्ञान 3 तरीके से होता है, ये आप जानते होंगे। किस किस पर, पुलिस रिपोर्ट पर, दूसरा ये आपका पुलिस रिपोर्ट हो गया, पुलिस रिपोर्ट पर, और तीसरा आपका स्वयं की जानकारी, जिसको स्यो मोटो हम बोलते हैं। हाँ, ठीक है, तो अब संज्ञान की बात अगर करते हैं तो यहां पर मजिस्ट्रेट संज्ञान ले लिया। ठीक है, मजिस्ट्रेट के पास एक मामला 3 तरीके से जाएगा, या तो कंप्लेनेंट खुद पहुंच गया कोर्ट में, कहता है ऐसा मेरे साथ अपराध हुआ है, या पुलिस रिपोर्ट पहुंची, कंप्लेनेंट जो विक्टिम था कहां गया, थाने गया था, थाने ने पूरी इन्वेस्टिगेशन किया, फिर पुलिस रिपोर्ट फाइल की, और ये जज साहब मॉर्निंग वॉक पर निकले थे, उन्हें खुद देख लिया कि अपराध हुआ है, उन्हें कहा केस रजिस्टर करो, हम सुनेंगे, इस पर कार्रवाई करेंगे। हाँ, क्या कर सकता है, कोई अन्य व्यक्ति, बिल्कुल कोई अन्य सूचना भी है, यहां पे जज साहब खुद भी और अन्य सोर्सेस से उसको पता चला कि ऐसा अपराध हुआ है, तब भी कर सकता है। तो ये 3 तरीकों से कॉग्निजेंस ले लिया। ठीक है भाई, जज साहब ने कॉग्निजेंस ले लिया, ठीक है, किसी भी तरीके से लिया, ठीक है, पार्टी है 2, ठीक है, इसका कहना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये अपनी बात कहता है कि भाई मैंने अपराध नहीं किया, कोई अपराध घटित हुआ जज साहब के सामने, मर्डर या लूट या चोरी कुछ भी, अब इसको अभियुक्त तो बना दिया गया, ये कहता है मैंने अपराध नहीं किया। ठीक है, प्रोसिक्यूशन का जो सरकारी वकील है, ठीक है, वो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है साहब इसने ही अपराध किया है, इसने ही किया है। अब ये जो जज साहब यहां बैठे हैं चेयर पे, इनकी ना तो इनसे कोई रिश्तेदारी है, ना इनसे कोई रिश्तेदारी है, किसकी बात माने, है ना, किसकी बात माने। तो अब हालांकि वो ब्लाइंड फोल्ड जो था, पट्टी थी आंखों से हटा दी गई है, पहले तो वो देख भी नहीं सकते थे जज साहब, पहले जज साहब है ना, देख नहीं सकते थे, तो उनको देख उसका मतलब ये नहीं था कि जज साहब अंधे हैं, उसका मतलब ये था कि आपको ये नहीं देखना कि सामने कौन खड़ा है, आपको जस्ट जो तराजू उस पर वेट करना है, जिसका पलड़ा भारी उसके फेवर में जजमेंट। ठीक है, हटाने के पीछे भी एक तर्क है, खैर वो छोड़ो। तो अब बात ये आती है कि ये व्यक्ति किसी की बात नहीं मानेगा, क्योंकि ये दोनों कोई नहीं जानता, ये क्या करेगा, ये कहेगा, अब ये अपनी बात कहेगा, ये अपनी बात कहेगा, तो बात में कुछ सार होना चाहिए, ठीक है, तथ्य की बात होनी चाहिए। तो सारे मामले फैक्ट से प्रूव होते हैं, फैक्ट्स, तथ्य, तथ्य, ये जो सारी बातें कहेंगे वो सब तथ्य होंगे। ठीक है, तो ये कुछ तथ्य पेश करेगा, ये कुछ तथ्य पेश करेगा, जिसके तथ्य में दम होगी उसकी बात हम मान लेंगे, उसके फेवर में जजमेंट दे दिया जाएगा। तो ये जो तथ्य हैं जो पेश किए जाएंगे, यही क्या है, एविडेंस है, यही साक्ष्य है। और इसकी जरूरत क्यों है, क्योंकि हम किसी मामले में निर्णय देना चाहते हैं। साक्ष्य का एक सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य यह भी होता है सत्य की खोज करना। ठीक है, दोनों अलग अलग बातें कहेंगे, एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा। अब जज साहब को सत्य निकालना है उसमें, तो सत्य कैसे निकलेगा, भूसे में से दाने को अलग करे, बिल्कुल, वेरी गुड, प्रमाणकारी बल हो, बिल्कुल वेरी गुड, प्रमाणकारी, भूसे से सुई खोजना, हाँ इधर भी लिख दिया है, हाँ ये बड़ी कॉमन लाइन है, पता है मुझे, हाँ ठीक है। तो किस तरीके से, जैसा कि ने कहा कि भूसे में से सुई खोजना कितना मुश्किल काम है, ठीक है, बहुत मुश्किल काम है ना, तो वो जज को करना होता है। वो जज कैसे कर सकता है, भविष्यवाणी करके तो नहीं कर सकता कि आसन लगा के बैठ जाए उसे एकदम कुछ पता चल जाए, तो उसे कुछ फैक्ट्स देखने पड़ेंगे। ठीक है, तो वो फैक्ट्स को ही हम क्या बोलते हैं, तथ्य। ठीक है, तो अब बात आती है कि साक्ष्य क्या है। अब थोड़ी, अब हमने समझ लिया अभी साक्ष्य को सरल शब्दों में, ठीक है, अब थोड़ी सी सेट डेफिनेशन बताओ, व्हाट इज एविडेंस, कौन बताएगा, अकॉर्डिंग टू सामंत बताया आपने, वेरी गुड, सही बताया। वे सारे तथ्य, सिंपल लैंग्वेज में अगर कहोगे तो वे तथ्य जो किसी मामले को साबित करने की क्षमता रखते हैं, है ना, कोई भी ऐसे तथ्य जो किसी मामले को साबित करने की क्षमता रखते हैं, उन्हें हम साक्ष्य कहते हैं, तथ्य ही तो होते हैं। अब चूंकि ये तो मेरी दूसरी परिभाषा है, ठीक है, और मैं तो रेनाउंड ज्यूरिस्ट हूं नहीं,
तो रिनाउंड ज्यूरिस्ट की परिभाषा है सामंत साहब के अनुसार। उनका कहना है कि कोई भी ऐसा तथ्य जिसमें प्रमाणकारी बल हो वह साक्ष्य है। क्या? कोई भी ऐसा तथ्य जिसमें प्रमाणकारी बल। अब प्रमाणकारी बल क्या होता है फिर? प्रोबेटिव फोर्स। कैपेसिटी प्रदान कर। वेरी गुड। प्रमाणकारी बल मतलब उस फैक्ट में इतनी ताकत है कि किसी बात को प्रमाणित कर देगा, है ना, साबित कर देगा। साबित की डेफिनेशन भी हालांकि दी हुई है, ठीक है। तो किसी बात को दस्तावेज और मौखिक, हाँ ठीक है, वो तो आप एविडेंस की डेफिनेशन, एविडेंस पे तो है, मैंने बोला ना आज बेरेट पे तो आएंगे ही नहीं, आज तो बस बात करेंगे। निश्चायक, कंक्लूसिव प्रूफ, कंक्लूसिव, उस पर ही बात करेंगे ना। तो तथ्य की बात हुई यहां पे, ठीक है, साक्ष्य की बात हुई, ठीक है। अब दो तरीके हैं, एक टाइप ऑफ साक्ष्य की बात करो, टाइप ऑफ एविडेंस की बात करें तो एविडेंस एक्ट पे भी नहीं आऊंगा मैं ना, एविडेंस एक्ट पे तो दो ही टाइप बताए गए, अब तीसरा भी ऐड कर दिया है। कौन सा? पहला कि वो सारे दस्तावेज जो न्यायालय में पेश किए जाते हैं, दस्तावेजी साक्ष्य, और दूसरा जिन्हें वे सारे कथन जो न्यायालय के सामने या तो किए जाते हैं या जिनको किए जाने की न्यायालय अनुज्ञा देता है, यानी कि ये होते हैं मौखिक साक्ष्य, ठीक है। अब एक तीसरा और ऐड कर दिया है, कौन सा? इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, ठीक है। तो अगर साक्ष्य अधिनियम की बात करोगे, ठीक है, एविडेंस की बात करोगे, तो एविडेंस डिफाइंड उन्होंने अभी भी नहीं किया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में भी डिफाइंड नहीं था, और एविडेयर वो मैं अभी लिखाऊंगा, अभी वो सारा, अभी जनरल बात कर लो, अभी लिखाऊंगा मैं सारा, है ना। एविडेयर शब्द से निकला है, उस पर बात करेंगे, ठीक है। तो ये तो सब लिखने वाली बात है, अभी मैं लिखवाऊंगा, है ना। अभी सिर्फ मतलब एक जनरल अंडरस्टैंडिंग, सिर्फ जनरल अंडरस्टैंडिंग और कुछ नहीं, मतलब जिससे आपको ये एक्ट ना एकदम सरल सरल सा लगे, समझ ना, मैं बस इतना चाहता हूं, ठीक, और कुछ नहीं है। वेरी गुड, ठीक है। पुष्पा देवी राम जटिया, हाँ ठीक है। हाँ इस केस में उन्होंने एमएल बादवा केस में क्लियर, यस वेरी गुड, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। तो क्या समझ में आया आपको? माध्यम है, वेरी गुड। अब ये आपने अच्छी बात बताई, तो इसी से रिलेटेड मैं एक बात और करूंगा आपसे। अभी हम साक्ष्य पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो साक्ष्य की बात हो गई, क्या होता है। अब हम बात करते हैं, एक दूसरा वर्ड भी है, ये आप जानते हैं? क्या ये दोनों वर्ड एक ही हैं या इनमें कुछ डिफरेंस है? अगर है तो क्या है, बताइए। साक्ष्य और सबूत में क्या अंतर है? अच्छा, हम्म, और कोई, और कोई बताएगा? बनाएंगे बनाएंगे, और कोई बताएगा? साक्ष्य सबूत गुलाब सा। क्या साक्ष्य? साक्ष्य जो साबित हो जाते हैं वो, वेरी गुड। इधर भी कुछ लोगों ने बोला है जो साबित हो जाते हैं, सबूत साधन है, खुशबू, बिल्कुल सही है। यस, ये साधन है, ये साधन है, और ये उसका परिणाम या प्रभाव है। वो फैक्ट्स जिनसे हम किसी बात को प्रूव करते हैं वो होते हैं साक्ष्य, एविडेंस। जब आपकी बात कोर्ट ने मान ली, कोर्ट ने कह दिया नाउ इट इज प्रूव्ड, तब फिर वो सबूत बन जाता है, ठीक है। तो सबूत क्या है? सबूत साधन का, सॉरी, साक्ष्य का परिणाम है, ठीक है। ये उसका लिख सकते हो आप, लिख लो। साक्ष्य साधन है और उसका प्रभाव सबूत
उसका प्रभाव या परिणाम सबूत कहलाता है। यस, वेरी गुड। सबूतों के अभाव में, तो ये तो सब लैंग्वेज का खेल है और कुछ नहीं है। सिर्फ लैंग्वेज जज, पर्टिकुलर वर्ड, हाँ बिल्कुल। कोई बात आपने कही, ठीक है, आपने साक्ष्य दिया, ठीक है, आपने कहा कि सर मेरी तरफ से मैंने ये, और आपकी बात कोर्ट ने मान ली। सिंपल ये बात, आपने कोई बात कही तो साक्ष्य, कोर्ट ने आपकी बात मान ली, प्रूफ, सबूत, ठीक है। हाँ, स्वीकृत हो गया, स्वीकृत साक्ष्य, वेरी गुड, स्वीकृत साक्ष्य ये भी कह सकते हो आप, ये भी स्वीकृत साक्ष्य, ये भी सही कह रहे हैं आप। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये आ गया समझ में। अब देखो, अब ये बताओ कि अब दो डायमेंशन है हमारे पास, आप किधर जाना चाहोगे, आपकी चॉइस के हिसाब से चलूंगा। देखो, साक्ष्य के ना कुछ प्रकार हैं, ठीक है। एविडेंस में जो लिखे हैं वो तीन प्रकार मैंने आपको बताई दिए, दस्तावेजी, ठीक है, मौखिक और आपका इलेक्ट्रॉनिक। लेकिन इसके अलावा भी कुछ साक्ष्य हैं, जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, तो कई बार नहीं भी पढ़ाते उसको, ठीक है, तो आप पढ़ना चाहेंगे जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए, है ना, ठीक है। तो ये काम करो, ये थोड़ा सा नोट कर लो, फिर साथ ही साथ समझते रहना, कॉपी में नोट कर लो और समझते भी रहना। लिखो, साक्ष्य के प्रकार। हाँ, हम्म, हाँ बहुत, बिल्कुल, उसके बिना, कोर्ट की एक्सेप्टेंस के बिना। साक्ष्य के प्रकार, साक्ष्य के प्रकार। पहला, प्रत्यक्ष साक्ष्य, बिल्कुल बिल्कुल मैं लिखवा दूंगा, प्रत्यक्ष साक्ष्य, ठीक है, किसका, एविडेंस का, ठीक है। चलो तो फिर ऐसे लिख लो, पहले लिखो साक्ष्य, लिखो साक्ष्य क्या है, ऐसे लिखो साक्ष्य क्या है, फिर उसके बाद इस पे आ जाएंगे। साक्ष्य क्या है, अब लिखो, साक्ष्य शब्द की उत्पत्ति, लिखिए, साक्ष्य शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एविडेयर से हुई है। लैटिन शब्द एविडेयर, एविडेयर, ठीक है, लैटिन शब्द एविडेयर से हुई है। हाँ, EVIDERE ना, हाँ, ठीक है, एविडेयर शब्द से हुई है, EVIDERE, EVIDERE, एविडेयर से हुई है, जिसका अर्थ है, जिसका अर्थ है ठीक है, जिसका अर्थ है स्पष्ट रूप से पता लगाना, स्पष्ट रूप से पता लगाना या सुनिश्चित करना या साबित करना। हाँ, जिसकी उत्पत्ति शब्द एविडेयर से हुई है, जिसका अर्थ है स्पष्ट रूप से पता लगाना या सुनिश्चित करना या साबित करना। अर्थात वे सारे तथ्य, अर्थात
वे सारे तथ्य जो किसी मामले को वे सारे तथ्य जो किसी मामले को प्रमाणित या साबित प्रमाणित या साबित करने की क्षमता रखते हैं। चलता नहीं क्या ये? ठीक है। प्रमाणित या साबित करने की क्षमता रखते हैं, उन्हें साक्ष्य कहा जाता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में साक्ष्य शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में साक्ष्य शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। नहीं किया गया है। इसमें इसमें वो लिखना, जरा क्लॉज देखना कौन सा है, बेरक नहीं है मेरे पास। किसमें आ गया है एविडेंस की डेफिनेशन? 2(1)(e). हाँ ठीक है, लिखिए अधिनियम की धारा 2(1)(e) में, अधिनियम की धारा 2(1)(e) में, हाँ बीएसए भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 2(1)(a) ना, ई 2(1)(e) में जो कि परिभाषा खंड में आता है, जो कि परिभाषा खंड में आता है, जो कि परिभाषा खंड में आता है, उसमें साक्ष्य को परिभाषित न कर उसके प्रकार बताए गए हैं। उसके प्रकार बताए गए हैं। यथा, फिर डैश लगा के लिखना, यथा दस्तावेजी साक्ष्य, मौखिक साक्ष्य, क्या जैसे लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यथा दस्तावेजी साक्ष्य, मौखिक साक्ष्य और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य। अतः साक्ष्य की परिभाषा को सामंड महोदय के अनुसार, अतः साक्ष्य की परिभाषा को सामंड महोदय के अनुसार निम्न प्रकार समझा जा सकता है। है ना? अब आप लिख देना सामने, सामंड के अनुसार, फिर इन्वर्टेड कॉमा में लिखना, कोई भी तथ्य जिसमें प्रमाणकारी बल हो, कोई भी तथ्य जिसमें प्रमाणकारी बल हो, साक्ष्य कहलाता है। साक्ष्य कहलाता है। साक्ष्य के प्रकार आप समझ लेते हैं। देखो जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है ये ना, क्वेश्चन जनरली पहले एलएलबी वगैरह पूछा जाता था, ये नहीं आता जुडिशरी में, कभी नहीं पूछा जाएगा कि साक्ष्य के प्रकार क्या है, ठीक है, लेकिन ये समझने के लिए है आपको, है ना, अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो पहला लिखिए प्रत्यक्ष साक्ष्य। प्रत्यक्ष साक्ष्य
अब लिखिए डैश लगा के इसमें, प्रत्यक्ष साक्ष्य से अभिप्राय, प्रत्यक्ष साक्ष्य से अभिप्राय, विवादक तथ्यों, विवादक तथ्यों या तथ्यों के, आगे लिखिए, या तथ्यों के अस्तित्व, या तथ्यों के अस्तित्व, तथ्यों, विवादक तथ्यों या तथ्यों के अस्तित्व या अनस्तित्व, अस्तित्व या अनस्तित्व के बारे में साक्षी के द्वारा न्यायालय के समक्ष न्यायालय के समक्ष दिए गए कथन है। इसे सकारात्मक साक्ष्य भी कहा जाता है। परिस्थिति जन्य साक्ष्य, अगला क्या है? परिस्थिति जन्य साक्ष्य। ठीक है, अब डैश लगा के लिए, अच्छा पहले समझ लेते हैं। चलो, प्रत्यक्ष साक्ष्य समझ में आया, डायरेक्ट कोई व्यक्ति कोर्ट में आके, अब देखो ये कुछ क्लासिफिकेशन जबरदस्ती किए गए हैं। अब दूसरा क्लासिफिकेशन इसी लिस्ट में मौखिक साक्ष्य भी है, लेकिन प्रत्यक्ष साक्ष्य ही मौखिक साक्ष्य है। हमने वाला आके बताएगा ना, मौखिक साक्ष्य को अलग से थोड़ी हुआ, यही हुआ। सेक्शन 16 में बात करता था एविडेंस एक्ट के, अब कहां बात करता है? सेक्शन 55 में एविडेंस एक्ट के। ठीक है, परिस्थिति जन्य साक्ष्य क्या होता है और इसकी कब जरूरत पड़ती है? तो देखिए क्या होता है कि जब भी हमारे पास डायरेक्ट एविडेंस, ये ना डायरेक्ट एविडेंस है ना, डायरेक्ट एविडेंस नहीं होता, तब हमें परिस्थितियों के सहारे से मामले का निष्कर्ष निकालना पड़ता है। ठीक है, ए ने बी को मारा, सी ने डी ने ई ने किसी ने भी मारते हुए देख लिया, कोर्ट में आके कह देगा डायरेक्ट एविडेंस है। ठीक है, उनकी वेरासिटी पे, उनकी सत्यता पे किसी प्रकार का कोई आक्षेप नहीं लगाया गया, कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, कोरोबोरेशन हो रहा है चीजों से, पर जो बोल रहे हैं वो बाकी तथ्यों से भी सपोर्ट मिल रहा है, तो डायरेक्ट एविडेंस है हमारे पास, हमें परिस्थिति से कोई मतलब नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है, मर्डर हमेशा मोस्टली ऐसे होते हैं जहां पे पता ही नहीं होता कि किसने किया। ठीक है, या कोई भी अपराध किसने किया, चोरी हुई घर से, या तो चोर पकड़ा गया, डायरेक्ट एविडेंस है हमारे पास, चोर भाग गया, तो हम कैसे पता लगाएंगे अपराधी का? परिस्थितियों से। अब परिस्थितियां क्या होती हैं? एक वर्ड सुना होगा आपने, अरे ये मैंने क्यों मिटा दिया, चलो अब तो मिटा दिया, रेस स्पा लुकीटर, सुना है? रेस स्पा लोकीटर, रिप्सा इप्सा सॉरी रेस इप्सा लोकीटर, इसका मतलब क्या होता है? घटना, घटनाएं स्वयं बोलती हैं। हाँ, धारा 106, वेरी गुड, घटना खुद बोलती है। कहने का मतलब कोई व्यक्ति जो कोर्ट में आकर कोई बात बोल रहा है, हो सकता है वो झूठा हो, गलत बोल दे, ठीक है, किसी व्यक्ति को फंसाने के लिए झूठा बोल दे, लेकिन घटनाएं जो बोल रही हैं, परिस्थितियां जो किसी व्यक्ति को इंगित कर रही है कि यही अपराधी है, वो झूठा नहीं हो सकता। लेकिन इसकी एक खास बात है, ये लिख लिया था आपने, इसकी एक खास बात है, इस घटनाओं की एक कड़ी बनती है। जैसे माला होती है ना, माला, माला होती है ना, कितनी बुरी माला बनाई सर ना, ये कह रहे हो ना नहीं तो फ्री वाली तो ऐसी है कि मैं बेच थोड़ी रहा हूं उसको,
ठीक है, चलो अच्छी बना देता हूं, ये ठीक है। ये हीरो की माला है। ठीक है, अब इसमें इसकी एक खासियत है कि ये जो कड़ी बन रही है ना, अब ये माला है, अब इसमें से ये मोती बीच में से एक क्या होगा, पूरी माला खत्म, झड़ जाएगी, सारे मोती बाहर आ जाएंगे। तो इसका भी सिस्टम ऐसा ही होता है कि इसकी सारी माला की जो कड़ियां है ना, वो आपस में इस तरीके से जुड़ी होनी चाहिए कि कहीं पर कोई गुंजाइश ना रह जाए गलती की, है ना। मतलब ये सारी की सारी जो बातें जो कड़ी बना रही हैं, वो सब एक ही बात इशारा कर रही हैं कि ए दोषी है। सारी बातें वही इशारा कर रही हैं कि एक व्यक्ति ने देखा था, लास्ट सीन थ्योरी, हाँ ए के साथ ही जाते हुए देखा। अच्छा, सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं तो उस तरफ ए ही जाता हुआ दिख रहा है। शाम के 6 बजे की घटना है तो शाम को 4 से 7 के बीच में एक घर से गायब भी था, समझ रहे हैं ना। तो सारी जो परिस्थितियां हैं वो किसकी ओर इशारा कर रही हैं, तो सारी, अगर बीच में से कोई एक कड़ी हट रही है मतलब ये ऐसा इशारा कर रही है कि ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो संदेह का लाभ हमेशा किसको दिया जाता है, अवैध को दिया जाता है। तो ये हमको देखनी पड़ती है कड़ी, जब हम परिस्थिति जन्य साक्ष्य पर रिलाई करते हुए किसी को दोषी ठहराना चाहते हैं। तो ये होता है परिस्थिति जन्य साक्ष्य, परिस्थितियों के हिसाब से यहां पर हम कंक्लूजन निकालते हैं। अब लिखो इसमें, जब किसी तथ्य को साबित करने के लिए, परिस्थिति जन्य साक्ष्य में लिखना है ना, परिस्थिति जन्य साक्ष्य में लिखना है। जब किसी तथ्य को साबित करने के लिए ठीक है, जब किसी तथ्य को साबित करने के लिए प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध नहीं होता है, प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध नहीं होता है, तो ऐसी अवस्था में कुछ परिस्थितियों का सहारा लिया जाता है। तो ऐसी अवस्था में कुछ परिस्थितियों का सहारा लिया जाता है। ये परिस्थितियां ये परिस्थितियां घटना के इर्द गिर्द घूमने वाले तथ्य होते हैं। ये परिस्थितियां घटना के इर्द गिर्द घूमने वाले तथ्य होते हैं। पूर्ण विराम। अर्थात ऐसा साक्ष्य जो अर्थात ऐसा साक्ष्य जो विवादक तथ्य को, विवादक तथ्य समझते हैं ना, फैक्ट इन इशू, विवादक तथ्य को प्रत्यक्ष रूप से साबित नहीं करते, प्रत्यक्ष रूप से साबित नहीं करते, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से परंतु अप्रत्यक्ष रूप से, क्लास का टाइम हो गया क्या, कितने बजे तक है, 4:30 तक है। हाँ ठीक है ठीक है, मुझे 4 क्लिक कर रहा था, अच्छा 3 से तो शुरू हुई है, हाँ ठीक है चलो। क्या लिखा आपने, अप्रत्यक्ष रूप से परिस्थितियों द्वारा यह प्रकट करते हैं कि विवादक तथ्य सही है, कि विवादक तथ्य सही है। तो हाँ, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से परिस्थितियों द्वारा यह प्रकट करते हैं कि विवादक तथ्य सही है, तो इसे परिस्थिति जन्य साक्ष्य कहते हैं, परिस्थिति जन्य साक्ष्य कहते हैं।
अब लिखिए केस का नाम इसी में, क्योंकि ये इसको थोड़ा बड़ा इसलिए कई बार पूछ लेते हैं शॉर्ट नोट में, है ना। इसमें लिखिए उमेद भाई, उमेद भाई बनाम स्टेट ऑफ गुजरात। उमेद भाई, उमेद उमेद भाई बनाम स्टेट ऑफ गुजरात। AIR 1978 SC, 1978 SC 1978 SC के मामले में यह अब निर्धारित किया गया कि यही जो मैंने आपको जो कड़ी वाली बात बताई ना अभी, वही बात इसमें कही गई है कि यह बात पूर्ण रूप से स्थापित है कि यह बात पूर्ण रूप से स्थापित है कि जब कोई मामला केवल परिस्थितियों के साक्ष्य पर निर्भर हो, जब कोई मामला केवल परिस्थितियों के साक्ष्य पर निर्भर हो, तो यह आवश्यक है कि वह जो भी परिस्थितियां अभियोजन के सामने लाया है, वह जो भी मामला अभियोजन के सामने, वह जो भी परिस्थितियां अभियोजन के सामने लाया है, उनकी दिशा एकमात्र रूप से अभियुक्त को लिख लिया, दोषी साबित करने की ओर होनी चाहिए, दोषी साबित करने की ओर होनी चाहिए। दोषी साबित करने की ओर होनी चाहिए, और कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं होना चाहिए, और कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं होना चाहिए कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं होनी चाहिए जो अभियुक्त के दोषी होने से मेल ना खाती हो, जो अभियुक्त के दोषी होने से मेल ना खाती हो। आगे लिखिए, परिस्थितियों के साक्ष्य पर निर्भर होने वाले मामले में भी, इसी में आगे, परिस्थितियों के साक्ष्य पर निर्भर होने वाले मामले में भी, परिस्थितियों के साक्ष्य पर निर्भर होने वाले मामले में भी न्यायालय को कुल परिस्थितियों का प्रभाव देखना होता है, न्यायालय को कुल परिस्थितियों का प्रभाव देखना होता है। परिस्थितियों की जंजीर की एक भी कड़ी टूट जाने पर, उसी में आगे, परिस्थितियों की कड़ी की एक भी कड़ी टूट जाने पर अभियोजन की सारी बात नष्ट हो जाती है। परिस्थितियों की जंजीर की एक भी कड़ी टूट जाने पर अभियोजन की सारी बात नष्ट हो जाती है। ठीक है,
ये क्या प्रेसिडेंट साक्ष्य, इसको थोड़ा लंबा ही लिखा है, कई बार शॉर्ट नोट में पूछ लेते होते हैं, प्रेसिडेंट साक्ष्य को परिभाषित करिए। एक केस और है, इसमें लिखोगे हरदयाल बनाम स्टेट ऑफ यूपी, रहने दो, नाम लिख लो चाहो तो, क्या लिखाऊं, लिख लोगे, नाम लिख लो है, रिलेटेड है परिजन साक्ष्य से। हरदयाल बनाम स्टेट ऑफ यूपी 71। हाँ पूछ सकते हैं। यूपी, ये भी परिजन साक्ष्य से रिलेटेड है ना। हाँ, ये है 1976 सुप्रीम कोर्ट। अगला है आपका वास्तविक साक्ष्य, रियल एविडेंस। ये क्या होता है? हरदयाल बनाम स्टेट ऑफ यूपी, हरदयाल बनाम स्टेट ऑफ यूपी 1976 सुप्रीम कोर्ट। वास्तविक साक्ष्य क्या होता है? रियल एविडेंस। बताइए, बताइए किसी को क्या होता है? कोर्ट के सामने जो आर्टिकल्स आप प्रस्तुत करते हो, है ना, मर्डर वेपन, ठीक है, रक्त रंजित शर्ट, मिट्टी, ये वास्तविक साक्ष्य, रियल एविडेंस, ठीक है। क्या प्रत्यक्ष मतलब ओरली जाके मुंह से बता रहा है, वो मतलब मौखिक का ही इंटरचेंजेबल है प्रत्यक्ष। ये तथ्यों की जो सब्सटेंस है ना, सब्सटेंस, उसको रियल एविडेंस बोला जाता है। हम्म। हाँ हाँ, आप जाके कोर्ट में बोल रहे हो, ये प्रत्यक्ष है। हाँ, आपने जो बोला, आपने जो बोला वो प्रत्यक्ष भी है और ओरल भी है। इसलिए यहां पे दो क्लासिफिकेशन और थे, मौखिक और दस्तावेजी, वो मैंने नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि आपका मौखिक इसमें कवर हो रहा है और दस्तावेजी इसमें कवर हो रहा है, इसलिए जरूरत नहीं है। ठीक है, अब लिखो रियल एविडेंस, वास्तविक साक्ष्य। हाँ हाँ, ये सारी चीजें जो मटेरियल कोर्ट के सामने पेश किया जाता है ना, वो फॉरेंसिक रिपोर्ट, वो तो दस्तावेज साक्ष्य में आ जाएगा, दस्तावेज है ना, वो तो दस्तावेज है ना। कोई आर्टिकल जा रहा है ना, वो आएगा रियल में। ठीक है, ठीक है, क्या हेडिंग लिखी है आपने? वास्तविक साक्ष्य लिखिए। वास्तविक साक्ष्य उस साक्ष्य को कहते हैं, वास्तविक साक्ष्य उस साक्ष्य को कहते हैं जो न्यायालय के सामने भौतिक रूप से प्रस्तुत किया जाता है। भौतिक रूप से, समझ गए ना आप, फिजिकली आप चीजों को लेकर जा रहे हैं। हम्म, आगे लिखिए, क्या लिखा, क्या लिखा? किया जाता है, जो कि उन भौतिक पदार्थों द्वारा प्रस्तुत होता है जो कि उन भौतिक पदार्थों द्वारा प्रस्तुत होता है जो कि जांच के अधीन संव्यवहार से संबंधित हैं। जो कि जांच के अधीन संव्यवहार से संबंधित है। अच्छा, स्पीड हो रही है क्या? ठीक है ठीक है, स्लो कर देता हूं थोड़ा। हाँ, एक एक फैक्ट को दो तीन बार तो रिपीट कर रहा हूं। संव्यवहार से संबंधित है, ठीक है। जैसे
चाकू या छुरा, जैसे चाकू या छुरा, जैसे चाकू या छुरा, चाकू या छुरा जो कि हत्या में प्रयोग किया गया है। जैसे चाकू या छुरा जो हत्या में प्रयोग किया गया है। ठीक है, अन्य उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हो जैसे लाठी, बल्लम, बंदूक, छुरा जिससे अपराध किया हुआ। शर्ट है ना, कपड़े सने हुए पकड़े जाते हैं। क्या? नहीं, उसमें भी और सिविल में भी हो सकता है। हाँ, वो तो प्राइमरी में आ जाएगा, प्राइमरी में आ जाएगा, है ना, प्राइमरी में आ जाएगा, दस्तावेजी साक्ष्य में आ जाएगा। सिविल मामलों में भी अगर कोई सब्सटेंस है, कोई विवाद का विषय है, कोई भी ऐसी चीज पे विवाद है जो कोर्ट में ले जाई जा सकती है, कोर्ट में ले जाई जा सकती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एसआरए में जाते हो, ठीक है ना, चल संपत्ति के, सर मुझे तो वही चाहिए, मेरे दादाजी की अंगूठी थी, मेरे दादाजी की घड़ी थी, है ना, तलवार थी, ले जाई जा सकती है ना। चौथा है आपका अनुश्रुत साक्ष्य। क्या है? हाँ, हियर से एविडेंस। अभी मैं आपको साक्ष्य विधि के 3 गोल्डन रूल लिखाऊंगा, पूछे जाते हैं, पता है ना? बताइए कौन कौन से। ठीक है, ठीक है। ये तो आपने 1-2 बार बता दिया। डिलीवेंट फैक्टर दिया जाएगा। तीसरा याद नहीं आ रहा, ठीक, कोई बात नहीं। चलो लिखो, परिस्थिति सजा, ये समझ में आ गया ना। वास्तविक साक्ष्य क्या होता है? अब लिखिए अनुश्रुत साक्ष्य, इसको क्या बोलते हैं? सुनी सुनाई बात, सुनी सुनाई साक्ष्य। ठीक है, अब लिखिए, इसके आगे लिखिए, जब किसी तथ्य को साबित करने के लिए, जब किसी तथ्य को साबित करने के लिए प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध नहीं होता, तो ऐसी परिस्थितियों में, तो ऐसी अवस्था में, तो ऐसी अवस्था में जस्ट मिनट, एक मिनट, वो मैंने थोड़ा सा शायद दूसरा कॉन्सेप्ट लिखा दिया। क्या लिखा है मैंने, बताना? नहीं नहीं, ये लाइन काट दो, काट दो, ये थोड़ा गलत लिखे, ये लाइन काट दो, दोबारा लिखो। अनुश्रुत साक्ष्य का तात्पर्य, ऐसे लिखो, अनुश्रुत साक्ष्य का तात्पर्य है, अनुश्रुत साक्ष्य का तात्पर्य यह है कि दूसरे व्यक्ति से प्राप्त सूचना के अनुसार, कि दूसरे व्यक्ति से प्राप्त सूचना के अनुसार एक व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति से प्राप्त सूचना के अनुसार एक व्यक्ति अर्थात साक्षी, अर्थात साक्षी, एक व्यक्ति जो कुछ कहता है, अनुश्रुत साक्ष्य का तात्पर्य है कि दूसरे व्यक्ति से प्राप्त सूचना के अनुसार एक व्यक्ति जो कुछ कहता है, अर्थात साक्षी, नहीं ये तो पहले था, ये हो गया ना, दोबारा सुन लो। अनुश्रुत साक्ष्य का तात्पर्य यह है कि दूसरे व्यक्ति से प्राप्त सूचना के अनुसार एक व्यक्ति जो कुछ कहता है, अर्थात साक्षी, हाँ, अर्थात साक्षी उसे कहता है
जिसकी उसने जिसकी उसने उस तथ्य के बारे में किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से जानकारी प्राप्त की हो। जो कि अन्य व्यक्ति के माध्यम से जानकारी प्राप्त की हो। अर्थात यह ऐसा बयान होता है अर्थात यह ऐसा बयान होता है जो कि उसे करने वाले की स्वयं की जानकारी में नहीं होता। अर्थात यह ऐसा बयान होता है जो कि उसे करने वाले की स्वयं की जानकारी में नहीं होता। करने वाले की स्वयं की जानकारी में नहीं होता। वह किसी अन्य से सुनकर उसे बताता है। वह किसी अन्य से सुनकर उसे बताता है। हम्म हम्म, खुद नहीं पता। अनुश्रुत साक्ष्य को असंगत माना गया है। अनुश्रुत साक्ष्य को असंगत माना गया है, इसलिए वह अग्राह्य है। अग्राह्य, हाँ। उदाहरण लिखिए। उदाहरण, का ने खा के विरुद्ध एक परिवाद का ने खा के विरुद्ध एक परिवाद दायर किया। का ने खा के विरुद्ध एक परिवाद दायर किया और वह आरोप लगाता है कि खा ने उसे लाठी से खूब पीटा है। कि खा ने उसे लाठी से पीटा है। कुछ भी लिख लो। गा गा गवाह के रूप में पेश किया जाता है। ग सी ग गवाह के रूप में पेश किया जाता है। गा कहता है कि उसने स्वयं घटना को नहीं देखा है, बल्कि उसे किसी ने इसके बारे में बताया है। गा का साक्ष्य ग्राह्य नहीं होगा। गा का साक्ष्य ग्राह्य नहीं होगा क्योंकि यह सुनी सुनाई बात पर आधारित है। सुनी सुनाई बात पर आधारित है अर्थात अनुश्रुत साक्ष्य है। कैसे? गा को बताने वाला गा, हाँ नहीं संबंधित हो सकता है, तो जो संबंधित है वो खुद कोर्ट में आके बताए ना। मृत्यु हो गई तो बात अलग है।
मृत्यु हो गई तो बात अलग है, फिर डाइंग डिक्लेरेशन में आ जाएगा। देखो जनरल रूल है ये क्या है, ये जनरल रूल है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल में उदाहरण, इसके अपवाद यहाँ बताना नहीं चाह रहा था मैं, और आपने याद दिला दिया है तो वैसे इसको सेक्शन 655 के साथ हम लिखते पढ़ते है ना। लिख लो, एक पहले केस लिखो, ये लिख लिया। अब इसके बाद लिखो बबुली बनाम स्टेट ऑफ उड़ीसा, बबुली बनाम स्टेट ऑफ उड़ीसा, बबुली बनाम स्टेट ऑफ उड़ीसा, बनाम उड़ीसा राज्य। नाइनटीन 1974 SC। बब्बो, वाह, क्या पुलिसकालिक कथन, मृत्युकालिक कथन? हम्म, नहीं, हाँ ऐसे किसी के भी सामने हो सकता है। हाँ 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 हाँ, डाइंग डिक्लेरेशन किसी के भी सामने हो सकता है, सामान्य व्यक्ति के सामने, रिश्तेदारों के सामने, पड़ोसी के सामने, और पुलिस की जैसे कन्फेशन नहीं मानते हैं, लेकिन पुलिस से भी किया गया मान्य होता है। एफआईआर में कह के लिख के मर गया, एफआईआर में कारण पता, तो एफआईआर भी रिलीवेंट है डाइंग डिक्लेरेशन के तौर पर, है ना, किसी के भी सामने हो सकता है। हाँ, तो ऐसे देखो क्या होता है कि देखा जाता है कि फिर उसकी वेटेज कितना है ना। अगर मतलब वो सत्य प्रतीत होता है तो ये बात, खैर उस पर डाइंग डिक्लेरेशन में बात करेंगे। मतलब ये ऐसा नहीं है कि डाइंग डिक्लेरेशन पे सोल आप रिलाई नहीं कर सकते, या सिर्फ डाइंग डिक्लेरेशन आधार पर किसी सजा नहीं दे सकते हो आप। अगर आपको समझ में आ रहा है कि डाइंग डिक्लेरेशन बिल्कुल सही है, सही मेंटल कंडीशन में किया है, किसी ने उसको सिखाया पढ़ाया नहीं था, अपने मन से बोला है, मरते समय जो बोला है ना, और कोई वेरासिटी पे कोई प्रश्न चिन्ह लगता है तो आप उस पर रिलाई कर सकते हो, है ना, किसी के सामने भी हो सकता। तो केस का नाम लिख लिया क्या, ईयर, हाँ ईयर लिखिए इसकी 1974 SC। के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि, के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि साक्षियों को वही साक्ष्य देना चाहिए, साक्षियों को वही साक्ष्य देना चाहिए जिसको उन्होंने स्वयं सुना या देखा है। साक्षियों को वही साक्ष्य देना चाहिए जिसको उन्होंने स्वयं सुना या देखा है। उससे यह अनुमान लगाने का उत्तरदायित्व साक्षियों पर नहीं अपितु न्यायालय पर है, साक्षियों पर नहीं अपितु न्यायालय पर है। क्या कहा कोर्ट ने कि भाई आपको जो पता है, आपने जो खुद देखा है वो बताओ, ठीक है। इन्फ्रेंस तो कोर्ट ड्रॉ करेगा, यह अनुमान लगाने का उत्तरदायित्व उन पर नहीं अपितु न्यायालय पर है। ऐसे लिख लो, अनुमान लगाने का दायित्व उन पर नहीं न्यायालय पर, ऐसे लिख लो। हाँ, नहीं विचार नहीं करेगा, विचार नहीं, ये क्या है, विचार ना करते हुए तो रीजन दिया कोर्ट ने। जैसे किसी ने बोला होगा, किसी साक्षी ने इस मामले में दिया होगा, कोर्ट ने कहा कि भाई ऐसा है कि आपने खुद देखा है, कि नहीं मुझसे किसी ने कहा था, तो कोर्ट क्या कहेगा कि भाई ऐसा है कि आपकी जो एविडेंस है हियर से एविडेंस है, इसमें विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि आप, क्योंकि सेक्शन 55 बोलता है इसका, सेक्शन 50 पहले 60 था और अब 55 बोलता है। अपवाद, हाँ उसी पे आ रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जनरल एक्सेप्शन कि हियर से एविडेंस इज नॉट एडमिसेबल, ठीक है। अब इसके अपवाद लिखिए, लिखिए अनुश्रुत साक्ष्य के अपवाद।
अपवाद। रेस जेस्टे, क्या क्या बोलते हैं उसको? हाँ लिखो रेस जेस्टे, पहला अपवाद है रेस जेस्टे। दूसरा अपवाद स्वीकृति व संस्वीकृति। स्वीकृति और संस्वीकृति। तीसरा आपका मृत्युकालिक कथन, यानी कि धारा 32 की बात हो गई, धारा 32 के अंतर्गत कथन और धारा 33 के अंतर्गत कथन, पूर्व कार्रवाइयों में कथन थे। ठीक है, तो अब कहां गया वो? 26 और 27 में आ गया। ठीक है, इसके अलावा लोक दस्तावेजों में कथन, ये तो धारा उसमें ये शायद बदल गई है इसकी भी धारा ना। हाँ ये आपकी 34-35 में, नहीं सॉरी ये तो बेरक्टी मेरे पास गलत है, देख लेना है ना, ये सेक्शन देख लेना। और इसके अलावा विशेषज्ञों की पुस्तकों में कथन, विशेषज्ञों की पुस्तकों में कथन, जैसे विशेषज्ञ कोई व्यक्ति, कोई लेखक, कोई बात किसी बुक में लिखा और उसने, अब बुक ऐसी है जो सामान्यतः मार्केट में उपलब्ध है, तो वो उसका साक्ष्य दिया सकता है। ये बताता है आपका धारा 55 का परंतुक। हाँ वो बता सकता है आकर, कोई ऑथोराइज व्यक्ति कह सकता है कि सही सर्टिफाइड कॉपी लाएगा, बोलेगा सर ये दस्तावेज वहां पर क्यों प्रमाणित हो जाएगा, ये कोर्ट में लाया नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये देखिए अब ये क्या है, ये भी वैसे देखा है तो कहीं ना कहीं सारी सुनी सुनाई बात होती है ना, सुनी सुनाई बात है अंशुष साक्ष्य में, रेस जेस्टे में। अब मृत्युकालिक कथन का इन्होंने जो एग्जाम्पल बताया, अब वो व्यक्ति कह करके मर गया है, हाँ आर बनाम पोस्टर बार कैसा है, अब वो व्यक्ति कह करके मर गया। ठीक है, तो अब उस व्यक्ति को कोर्ट में बुलाया जा सकता है क्या? तो मजबूरी है हमारी कि हम यहां पर हेयर से एविडेंस को एडमिट कर लें। ठीक है, धारा 55 का परंतु क्या कहता है कि कोई व्यक्ति पुस्तकों में जो कोई कथन करके मर गया। अच्छा टाइम हो गया, हाँ टाइम हो गया। ठीक है, तो अब वो व्यक्ति कथन करके क्या हो गया? मर गया। तो अब उस व्यक्ति को तो बुला नहीं सकते हम, तो जो पुस्तक है उसको, क्योंकि कहीं ना कहीं सुनी सुनाई बात हो गई ना, कोई व्यक्ति आके रिप्रेजेंट करेगा। हाँ चलिए, क्या करती है? हाँ 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 हाँ, डाइंग डिक्लेरेशन वही तो है, मतलब उसमें मृत्यु का कारण बता दिया उसने, तो वो ओरल, रिटर्न, इशारों से भी हो सकता है। क्वीन वर्सेस अब्दुल्ला में कहा गया था। बिल्कुल बिल्कुल ले लेंगे, वो तो होता ही है, जो लिख के जाते हैं ना वो तो लिया ही जाता है रिकॉर्ड पे। बिल्कुल फंसाया जा सकता है, झूठा नाम लिख के अगर चला गया कोई तो फंसा सकता है, पर मरते हुए व्यक्ति